हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन सरिस्का क्लासेज सीखकर में मैं आपका स्वागत करती हूँ। और आज अपन पढ़ेंगे बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी के बारे में जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक अपन को ये नहीं पता कि बायोलॉजी है क्या। तो चलो अपन इंट्रो करते हैं थोड़ा बायोलॉजी का। बायोलॉजी, बायोलॉजी में बायो का मीन है लाइफ, लॉजी का मीन है स्टडी। तो स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। ओके, अब अपन जानते हैं कि बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है। लाइफ में अपन सबसे पहले ये जानेंगे कि लाइफ में अपन पढ़ेंगे ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को टू कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक करते हैं अपन एनिमल, एक करते हैं अपन प्लांट्स। स्टडी ऑफ प्लांट्स, स्टडी ऑफ एनिमल्स, स्टडी ऑफ एनिमल्स, ये अपन पढ़ेंगे इन जूलॉजी। स्टडी ऑफ प्लांट्स, ये पढ़ेंगे अपन इन बॉटनी। चलो अब अपन जानते हैं कि फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बॉटनी एंड फादर ऑफ जूलॉजी कौन है। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी है एरिस्टोटल। उसके बाद फादर ऑफ जूलॉजी, ये भी एरिस्टोटल। उसके बाद फादर ऑफ बॉटनी, थियोफ्रेट्स, थियोफ्रेट्स। अब जानना ये है कि जूलॉजी क्या है, बॉटनी क्या है। जूलॉजी में सिर्फ और सिर्फ अपन प्लांट्स के एनिमल्स के बारे में जानेंगे। एनिमल्स मतलब जितने भी टाइप के, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से लेकर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, आप एक बैक्टीरिया वायरस से लेकर आप खुद अपन एक ह्यूमन स्पीसीज है, वहां तक के टोटल किस कैटेगरी में आते हैं, एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं। दूसरी बात प्लांट्स की, तो प्लांट्स में अपन जितने भी टाइप के प्लांट्स है, चाहे आपका एक एल्गी ही क्यों ना हो, वो टोटल किस कैटेगरी में आते हैं, वो आपकी बॉटनी की या प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं। ये अपन ने जान लिया। अब अपन ये जानते हैं कि ये टोटल जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड द्वारा बने हुए हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। दूसरी बात, अपनी जो कंप्लीट बॉडी है, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, वो किसके द्वारा बनी हुई है। तो अपनी कंप्लीट जो बॉडी है, चाहे वो स्मॉल ऑर्गेनिज्म हो चाहे वो लार्ज ऑर्गेनिज्म हो, सबकी बॉडी एक सेल द्वारा बनी होती है। जिस प्रकार अपन एक मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो घर बनाने के लिए अपन को ईंट, पत्थर, बजरी, स्टोन सब कुछ चाहिए होते हैं ना, वैसे ही अपन को अपनी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन भी किसके द्वारा होता है, ये सेल द्वारा होता है। तो ये सेल क्या चीज है, तो अपन सबसे पहले जानेंगे सेल के बारे में। तो सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी। सेल हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। सेल, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल की डिस्कवरी किसने की, डिस्कवरी ऑफ सेल। तो सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की रॉबर्ट हुक ने। कब की, 1665। बात मजे वाली ये है कि रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी तो कर दी, लेकिन कौन सी सेल की डिस्कवरी की, रॉबर्ट ने की डेड सेल की डिस्कवरी। डेड सेल डिस्कवरी कहां की, कॉर्क सेल ऑफ प्लांट, प्लांट की कॉर्क सेल में।
प्लांट की कॉर्क सेल होती है, ऐसे अपने मधुमक्खी का छाता नहीं होता, ऐसी स्ट्रक्चर होती है इसकी। जिसकी डिस्कवरी डेड सेल की फॉर्म में रॉबर्ट हुक ने की। अब रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की डिस्कवरी कर दी, तो अब बात आती है लिविंग सेल की डिस्कवरी। तो लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की? तो डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल। तो लिविंग सेल की डिस्कवरी की नीदरलैंड के एक साइंटिस्ट है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक क्या थे? इनकी एक माइक्रोस्कोप की अपनी छोटी सी शॉप हुआ करती थी। ये माइक्रोस्कोप बेचा करते थे। एक दिन ऐसे बैठे बैठे इनके माइंड में एक आइडिया है कि क्यों ना इसके अंदर क्या है, तो वो जो कुछ भी छोटी बड़ी कुछ भी होता था उनको माइक्रोस्कोप से देख लेते थे। एक दिन उन्होंने अपना टीथ प्लाक मतलब ये जो दांतों का नहीं होता, अपन खाना खाने के बाद दांतों में चिपक जाता है, उनको उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा। पॉन्ड वाटर, टीथ प्लाक एंड पॉन्ड वाटर को उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा, तो उनको एक ऑर्गेनिज्म दिखा इस टाइप का एक ऑर्गेनिज्म दिखा, सिंगल सेल वाला। तो इन्होंने इसे बोल दिया लिविंग सेल। क्या बोल दिया? लिविंग सेल। तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल की डिस्कवरी की। कब की? आफ्टर 9 years ऑफ रॉबर्ट हुक के 9 years बाद, 9 साल बाद ये बात हो गई। यहां तक डिस्कवरी की, सेल डिस्कवरी हो गई। अब अपन जानते हैं सेल थ्योरी कि सेल में इन्होंने एक इस सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट के अलावा भी और सेल क्या होती है। तो सेल थ्योरी देने वाले 2 साइंटिस्ट थे, एक थे स्लीडन एंड एक थे स्वान। स्लीडन एंड स्वान। देखो दोनों का अपन को ये जानना भी जरूरी है कौन बॉटनिस्ट था कौन जूलॉजिस्ट था। तो स्लीडन का स्टार्टिंग नाम होता है मैथिज एक प्लांट का नाम है, तो नाम से अपन को पता चल रहा है। तो प्लांट की स्टडी अपन बॉटनी में करते हैं, तो इसका पता चल गया है कि ये कौन है, मैथिज, ये बॉटनिस्ट है। स्वान क्या है? आप एक बार ओनली स्वान पे जाओ, जो एनिमल स्वान है। स्वान मीन्स हंस, ठीक है ना। तो स्वान एक एनिमल है, इससे आपको पता चल रहा है, बस याद करने के लिए ट्रिक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इससे अपन को पता चल रहा है कि ये जूलॉजिस्ट है, फिर एक क्वेश्चन अपना ये भी बन सकता है कि ये कहां से बिलोंग करते थे। तो ये जो अपना स्लीडन है, स्लीडन अपने जर्मन थे एंड स्वान अपने हैं वो ब्रिटेन से। अब बात आई सेल थ्योरी के बारे में। अब आपको पता है ये बोटनिस्ट था, तो इन्होंने बता दिया कि ऑल प्लांट्स मेड अप ऑफ सेल। ये इधर जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने बता दिया ऑल एनिमल्स मेड अप ऑफ सेल। अब दोनों क्या हुआ, एक फंक्शन में मिल गए, फंक्शन में मिलने पर दोनों में मुलाकात हो गई। तो यहाँ पर ये जो अपने जूलॉजिस्ट थे, बोटनिस्ट थे, ये थोड़े से तेज स्वभाव के थे। उन्होंने अपना पूरा डिस्कस किसके साथ में किया? जूलॉजिस्ट स्वान के साथ में किया। तो उन्होंने स्वान से उन्होंने पूरा जरिए जान लिया कि भाई सेल क्या है। इन्होंने बता दिया कि सेल अपनी है ऑल एनिमल्स मेड ऑफ बाय सेल्स, ये सेल द्वारा बने हुए थे। तो इन्होंने एक बुक ही अपनी छाप दी, और बुक में टोटल ये क्या लिख दिया कि ऑल ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ सेल्स। दूसरा पॉइंट ये हो ही रखा है, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब इन्होंने ये सेल थ्योरी दी कब? स्लीडन ने जो बोटनिस्ट थे, इन्होंने ये बताया ऑल प्लांट मेड अप ऑफ सेल्स, ये बताया इन्होंने 1838, और इन्होंने बताया 1839। और इन्होंने अपनी जब बुक लॉन्च की, ये बुक पोस्ट की, तो उस पे क्या हुआ कि दोनों सबको दुनिया को पता था कि भाई ये सब बातें, ये प्लांट के बारे में पूरा डिस्कस स्लीडन ने किया है, ना कि स्वान ने। तो दोनों की सेल थ्योरी में दोनों के 7 ईयर
नोट किए गए 1830 एड टू 1839। तो सेल थ्योरी कब दी गई? 1830 एड टू 1839। इसके बाद भी लोग संतुष्ट नहीं हुए इनसे, तो एक साइंटिस्ट अपने और है जिन्होंने दी मॉडर्न सेल थ्योरी। मॉडर्न सेल थ्योरी, ये मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दी? रुडोल्फ वर्चो। रुडोल्फ वर्चो ने अपनी सेल थ्योरी में क्या बताया कि ओमनी सेलुला ए सेलुला, ओमनीज सेलुला ए सेलुला, इसका मतलब उन्होंने क्या बताया कि सभी जो ऑर्गेनिज्म है, ऑल ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ सेल्स। दूसरी बात इन्होंने क्या बताई कि हमेशा जो नई सेल का फॉर्मेशन होता है वो हमेशा ओल्ड सेल से होता है। तो ये भी मैं लिख दूं यहां पे कि न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये कहानी हो गई पूरी सेल थ्योरी की। अब अपन चलते हैं सेल थ्योरी के बाद सेल टाइप्स। तो सेल टाइप्स यहाँ पे कितने हैं? तो अपन न्यूक्लियस की पोजीशन के बेसिस पर देखें तो सेल हैव टू टाइप्स, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। सेल टाइप्स based on position of nucleus, यहां पे दो टाइप की सेल है, एक है प्रोकैरियोटिक सेल, सेकंड है यूकैरियोटिक सेल। देखो प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब क्या है? प्रो मीन्स प्रीमेच्योर, कैरियोटिक का मतलब, कैरियोन का मतलब न्यूक्लियस, तो प्रीमेच्योर न्यूक्लियस। इसका मतलब इसमें क्या होता है? प्रीमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, प्रीमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट। काफी लोग ये बोलते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में अपना न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस एब्सेंट नहीं होता है, हालांकि इसमें न्यूक्लियस तो प्रेजेंट होता है, लेकिन न्यूक्लियस की एनवलप जो होती है वो क्या होती है? इसमें एब्सेंट होती है। मैं आपको एक डायग्राम बना के बताती हूँ। ये कोई सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल जो भी रहता है, डीएनए आरएनए, वो प्रेजेंट रहता है। ये साइटोप्लाज्म में रहता है, इसके अंदर रहता है न्यूक्लियोप्लाज्म। अब ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म को कवर करके कौन रखता है? न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियर एनवलप। अब इसमें क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल में ये जो न्यूक्लियर एनवलप होता है ये क्या रहता है? इसमें एब्सेंट रहता है। इसमें एब्सेंट रहने की वजह से अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो जेनेटिक मटेरियल बाहर साइटोप्लाज्म में मिला हुआ रहता है। और जब अपना जो जेनेटिक मटेरियल है या न्यूक्लियोप्लाज्म है साइटोप्लाज्म के साथ में प्रेजेंट होता है, इसे बाइंड होकर रहता है, उसे बोलते हैं न्यूक्लियोइड। तो अपन बोल सकते हैं कि जो अपनी प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोइड या प्रीमिटिव न्यूक्लियस। प्रीमिटिव न्यूक्लियस का मतलब है प्रीमेच्योर न्यूक्लियस। ओके, अब अपन बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल का मतलब इसमें क्या है? वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट। आई मीन ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है। ये जो न्यूक्लियर एनवलप है, ये जो न्यूक्लियर एनवलप है
ये न्यूक्लियर एनवेलोप क्या करता है, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए को कवर करने का काम करता है, इसको कवर कर रहा है, बाहर साइटोप्लाज्म से मिलने से रोक रहा है। ये हो गई अपनी बेसिक, किसका हो गया, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। अब अपन इनका डिटेल से बात करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। अगर अपन इनके बीच में डिफरेंस जाने तो पहला डिफरेंस अपना रहता है प्रीमिटिव न्यूक्लियस, न्यूक्लियस प्रेजेंट। इसमें अपन देखें तो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट। ओके, नेक्स्ट इसमें डिफरेंस है, देखो अपनी जो प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल में जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वो आते हैं यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इंक्लूड। इसमें यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर दोनों टाइप के ऑर्गेनिज्म इसमें प्रेजेंट होते हैं। ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म जिसका नाम अगर आप बता सकते हो तो मुझे कमेंट करके बताना कि ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर भी है और मल्टीसेलुलर की कैटेगरी में भी आता है, ठीक है ना। या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं कि वो मतलब प्रोकैरियोटिक सेल नहीं है, वो यूनिसेलुलर है लेकिन वो यूकैरियोटिक की कैटेगरी में अपन इसको इंक्लूड कर सकते हैं। उसका नाम है यूग्लिना। यूग्लिना, यूग्लिना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है लेकिन ये इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होने की वजह से अपन इसको यूकैरियोटिक की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। ओके, थर्ड देखो सेल साइज। अब आपको पता है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो इनकी सेल साइज बहुत छोटी होती है, तो 0.5 टू 0.2 म्यूक्रॉन इनकी साइज होती है और इनकी अबव 10 म्यूक्रॉन, 10 म्यूक्रॉन से अबव इनकी साइज होती है। नेक्स्ट अगर अपन डिफरेंस जानेंगे तो इसमें अपन देखेंगे सेल ऑर्गेनेलीज। जितनी भी आपको पता है कि खुद ये एक सिंगल सेल द्वारा मिलकर बना है तो इसमें सेल ऑर्गेनेलीज है वो कहाँ से प्रेजेंट होगी, तो जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज है वो सब की सब इसमें क्या होती है, एब्सेंट होती है। लेकिन यूकैरियोट्स में कंप्लीट सेल ऑर्गेनेलीज, कंप्लीट सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट। ओके, फिर अपन देखते हैं एक अपन डिफरेंस जाने इसमें सेल वॉल का। सेल वॉल जो होती है प्रोकैरियोट्स में अपन देखें तो बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। यहां पे अपन देखें तो प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट है। बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है वो अपनी बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन, म्यूरामिक एसिड, थर्ड है नाग एंड नाम। नाग का पूरा नाम है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। फिर फोर्थ अपना है एन एसिटाइल ग्लूकोजमाइन, ग्लूकोज एमाइन, ये है नाम। ये बनी होती है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, म्यूरामिक एसिड। ओके, आप इनको एक साथ ऐसे बोल सकते हो, अगर इतना लंबा चौड़ा नहीं बोल पाते हो तो आप डायरेक्ट बोलो पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरामिक एसिड को एक साथ बोल दो, इनको बोल दो म्यूको
पेप्टाइड, म्यूकोपेप्टाइड, म्यूकोपेप्टाइड द्वारा बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है। दूसरी बात प्लांट की सेल वॉल की बात करते हैं, तो प्लांट सेल वॉल किससे बनी होती है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, लिग्निन, सुबेरिन एंड पैक्टिन, पैक्टिन द्वारा बनी होती है। ठीक है, अब दूसरा अपन एक और डिफरेंस जाने, तो आपको पता है प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट होता है, हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट, इसमें हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट। अब ये जो स्टोन प्रोटीन होता क्या है, ये देखो, स्टोन प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज वाला एक प्रोटीन होता है। ये क्या करता है, ये डीएनए को लपेटने में काम आता है। जब अपनी सेल सिंगल सेलुलर सेल है या यूनिसेलुलर सेल है, तो यूनिसेलुलर सेल में तो अपना छोटा सा डीएनए होता है और इस छोटे से डीएनए को पैक करने की कहीं नीड नहीं है, इसलिए इसमें स्टोन प्रोटीन अब्सेंट होती है। जबकि अपन बात करें यूकैरियोटिक सेल की, यूकैरियोटिक सेल में एक लंबा लेंथी डीएनए होता है और इस लेंथी डीएनए को अपन ओपनली नहीं छोड़ सकते हैं, इसकी अपन को फोल्डिंग या पैकिंग करनी जरूरी होती है। इसकी पैकिंग करने के लिए अपन को किसकी नीड होती है? स्टोन प्रोटीन। स्टोन प्रोटीन एक ऑक्टामर फेज में, ऑक्टामर स्टेज में होता है, जिसमें 4 H2A, H2B, H3 व H4 स्टोन प्रोटीन के दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो 8 मॉलिक्यूल्स मिलकर एक ऑक्टामर स्टेज बनाते हैं। ओके, ये तो हो गया अपना दूसरा। अगर एक और डिफरेंस इसमें जान सकते हैं अपन कि इसमें जो है वो सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट, जबकि यूकैरियोटिक में लीनियर डीएनए प्रेजेंट होता है, लीनियर डीएनए प्रेजेंट। ये हो गए अपनी प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल। अब अपन बात करते हैं सेकंड टाइप्स ऑफ सेल। अब अपन पढ़ेंगे बेस्ड ऑन ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिज्म के बेसिस पर सेल 2 प्रकार की होती है। बेस्ड ऑन ऑर्गेनिज्म, cells have 2 types. एक अपनी है प्लांट सेल, दूसरी अपनी है एनिमल सेल। देखो, प्लांट सेल व एनिमल सेल, जो आप चारों तरफ अपने प्लांट से देखते हो, तो प्लांट्स की जो सेल है वो क्या कहलाती है? प्लांट सेल। अपन जो एनिमल्स हैं और अदर जो एनिमल्स हैं उनकी सेल क्या कहलाती है? एनिमल सेल। ओके, अब अपन इनमें डिफरेंस जानते हैं। सबसे पहला डिफरेंस इसमें है सेल वॉल का, सेल वॉल प्रेजेंट। एनिमल सेल में सेल वॉल अब्सेंट। अब ये सेल वॉल क्या होती है? आपने प्लांट्स को देखा होगा, प्लांट्स की जो सबसे आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है, जो टच करने पर आपको रफली फील होता है, वो अपनी क्या कहलाती है? सेल वॉल। वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में, बैक्टीरिया में, फंजाई में प्रेजेंट होती है। फंजाई में ये किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। ओके, अब इसमें अपन देखते हैं कि अपनी स्किन जो है वो आप टच करोगे स्मूथली फील होगा। इसका मतलब अपनी बॉडी में या आप किसी भी और भी गाय भैंस भेड़ बकरी जो भी है उनको एक बार टच करके देखना। अब वो प्लांट जैसा रफली फील होता है क्या? अगर नहीं होता है तो ऐसे मान लो कि इसमें सेल वॉल अब्सेंट है। अगर आपको फील हो रहा है, ऐसा कभी हुआ तो नहीं है कि किसी एनिमल में सेल वॉल प्रेजेंट हो, बैक्टीरिया फंजाई के अलावा अदरवाइज किसी में भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब अपनी जो स्किन है, ये डायरेक्ट जो स्किन है, ये स्किन अपनी क्या कहलाती है? सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। तो सेल वॉल प्लांट में प्रेजेंट होती है, सेल वॉल एनिमल्स में अब्सेंट होती है। दूसरे इसका डिफरेंस देखो, प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस रहता है वो किनारे की ओर धकेला हुआ रहता है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? पेरिफेरल न्यूक्लियस प्रेजेंट, पेरिफेरल न्यूक्लियस प्रेजेंट। दूसरा अपन इसमें क्या देखते हैं?
इसका जो एनिमल सेल का जो न्यूक्लियस है वो एकदम से सेंटर में रहता है, तो ये इसको अपन बोलते हैं सेंट्रल न्यूक्लियस प्रेजेंट, सेंट्रल न्यूक्लियस प्रेजेंट। चलो मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बना के बता देती हूँ प्लांट सेल का। ये प्लांट सेल की सबसे आउटर मोस्ट पार्ट इसका कहलाता है सेल वॉल। सेल वॉल के इनर साइड क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। ये इसका जो न्यूक्लियस रहता है वो क्या रहता है? साइड में रहता है। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के आउटर जो मेम्ब्रेन है उस पर कौन अटैच रहती है? ईआर। ये ईआर, इसके अंदर इसका जो भी जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है, न्यूक्लियोलस है, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, ये प्रेजेंट रहता है। न्यूक्लियस के साइड में होने का रीजन क्या है? इसमें लार्ज साइज ऑफ वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है। क्या होती है? लार्ज साइज ऑफ वैक्यूल्स। इसके बाद यहाँ पर ईआर के जस्ट पास में अपनी गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होती है। ये अपना नेक्स्ट अगर अपन डिफरेंस लिखना चाहे तो ये अपना है कि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या है? क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन है फोटोसिंथेसिस, और क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही प्लांट्स की जो लीव्स का कलर है, प्लांट्स के जो पार्ट्स का कलर है वो क्या रहता है? ग्रीन रहता है। इसका मतलब क्लोरोप्लास्ट है वो प्लांट्स को ग्रीन कलर भी प्रोवाइड करवाता है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल में भी रहता है, प्लांट सेल में भी रहता है, तो इसका कोई बड़ा विशेष वो नहीं है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि पेरिफेरल न्यूक्लियस क्या होता है, सेंट्रल न्यूक्लियस। सेंट्रल न्यूक्लियस की अगर मैं बात करूं तो ये एनिमल सेल है, इसके सेंटर में ऐसे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से ईआर बाइंड रहती है और इसका न्यूक्लियस सेंटर में रहने का रीजन क्या है? रहने का रीजन क्या है कि इसमें जो वैक्यूल्स होती है वो वैक्यूल्स स्मॉल साइज की है। देखो यहीं से आपके दो तीन डिफरेंस निकल के आ रहे हैं। पहला डिफरेंस मैंने डायग्राम में आप नोटिस कर लो, पहला है यहाँ पे सेल वॉल, इसमें मैंने सेल वॉल कहीं भी शो नहीं करवाई, पहला डिफरेंस ये है। दूसरा डिफरेंस इसका पेरिफेरल मतलब परिधि की ओर डीएनए रहता है, ये न्यूक्लियस रहता है इस, और इसका रीजन क्या है? इसमें लार्ज साइज ऑफ वैक्यूल्स का होना। लेकिन यहाँ पे अपना जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस क्या रहता है? एकदम से सेंटर में रहता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल न्यूक्लियस। और इसका रीजन क्या है? इसमें स्मॉल साइज ऑफ वैक्यूल्स। तो अपना नेक्स्ट रीजन यही निकल के आ गया कि स्मॉल लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट, लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट। इसमें क्या है? स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट। नेक्स्ट अभी मैंने लिखा है कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, एनिमल्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता है। तो नेक्स्ट मैं इसमें डिफरेंस लिख दूं कि क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन प्लांट सेल, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन प्लांट सेल, इन प्लांट सेल, लेकिन क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट इन एनिमल सेल। नेक्स्ट डिफरेंस और जान लेते हैं अपन। एक होती है स्टार लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं सेंट्रियोल, ऐसे ऐसे रहती है। ऐसे रहती है, इसको बोलते हैं सेंट्रियोल। सेंट्रियोल ये सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, सेंट्रियोल एब्सेंट, प्लांट सेल में ये प्रेजेंट नहीं होता है। तो सेंट्रियोल प्रेजेंट इन एनिमल सेल। फंक्शन इसका क्या है?
सेल डिवीजन में स्पाइंडल फॉर्मेशन का, सेल डिवीजन में स्पाइंडल फॉर्मेशन। नेक्स्ट अपन डिफरेंस जानते हैं कि प्लांट सेल में जो स्टोरेज फूड रहता है वो स्टार्च की फॉर्म में रहता है, इन स्टार्च फॉर्म। फूड जो रहता है वो स्टार्च की फॉर्म में रहता है, लेकिन एनिमल सेल में वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में फूड स्टोरेज रहता है, फूड स्टोरेज। ये हो गए अपने प्लांट सेल व एनिमल सेल में डिफरेंस। तो ये अपन ने जान लिया प्लांट सेल व एनिमल सेल। अब अपन एक एक ऑर्गेनेली को अपन अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले अपन जैसे अगर जानेंगे तो अभी मैंने सेल की स्ट्रक्चर बनाई, तो सेल में जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कौन सा है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को अपन क्या कहते हैं, कंट्रोलर ऑफ सेल, क्योंकि ये पूरी सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, पूरी सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ये जो न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर में इसकी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन में पोर्स प्रेजेंट होते हैं। यहां पर न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है, इसकी आउटर मेम्ब्रेन से ईआर बाउंड रहती है, और ये ईआर बाउंड है। ये ईआर पर क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम की प्रेजेंस व एब्सेंस के बेसिस पर अपनी ईआर दो प्रकार की होती है, रफ एंड स्मूथ। ये ईआर हुई। ये यहाँ पे जो पोर्स है, पोर्स का मेन फंक्शन क्या होता है कि आपका जो आरएनए का सिंथेसिस होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। इस आरएनए को प्रोटीन सिंथेसिस के लिए सेल से बाहर निकालने के लिए न्यूक्लियर पोर की नीड होती है, और इन न्यूक्लियर पोर के थ्रू ही अपना जो आरएनए है, ये जैसे डीएनए है, डीएनए में होता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन से बनता है आरएनए। ये आरएनए अपना न्यूक्लियस पोर्स के थ्रू बाहर साइटोप्लाज्म में पहुंच जाता है। साइटोप्लाज्म में पहुंचने के बाद ये अपना जैसे साइटोप्लाज्म में रहता है, साइटोप्लाज्म में फ्रीली राइबोसोम मूव करते रहते हैं। राइबोसोम की दोनों सब यूनिट यहाँ पे फ्रीली मूव करती रहती है। जैसे ही अपन को ऑर्डर मिलता है कि अपन को प्रोटीन सिंथेसिस करवाना है, तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करवाएंगे। ये मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन ऐसे मान लो कि इनको रिश्वत दी जा रही है राइबोसोम को। जैसे मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करवाया गया, राइबोसोम की दोनों सब यूनिट बाइंड हो जाएगी। किस पर बाइंड हो जाएगी, आरएनए पर। आरएनए पर दोनों सब यूनिट बाइंड हो जाएगी। बाइंड होने के बाद ये क्या करवाएगी, यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस करवाएगी। तो एक क्वेश्चन अपना यहाँ से निकल के आ रहा है कि प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है, तो प्रोटीन सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में होता है, जबकि आरएनए सिंथेसिस ये अपना न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है। डीएनए से आरएनए कहाँ बन रहा है, न्यूक्लियस में बन रहा है, मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म में बन रहा है, जबकि आरएनए से प्रोटीन कहाँ बन रही है, वो प्रोटीन अपनी साइटोप्लाज्म में बन रही है। तो अपनी प्रोटीन सिंथेसिस होता है साइटोप्लाज्म में, और अपना आरएनए सिंथेसिस होता है वो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म में। दूसरी इंफॉर्मेशन ये देखो कि अपना जो डीएनए होता है, डीएनए क्या करता है, इनहेरिटेंस को कंट्रोल करता है। भाई जो भी अपने पैतृक लक्षण है, कोई भी अपना जीन है, लक्षण है, वो अपने पेरेंट्स से अपने अंदर पहुंचता है, उनकी प्रोजेनी में पहुंचता है। तो इनको कंट्रोल करने वाला कौन होते हैं, अपने ये डीएनए। इससे डीएनए की एक पैकिंग होकर रखती है, और ये पैकिंग होने के बाद ये क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आपका जो न्यूक्लियस में डीएनए है वो आपका हेलिकल डीएनए की फॉर्म में भी मिलता है, आपका क्रोमोसोम की फॉर्म में भी मिलता है, और आपका क्रोमेटिन की फॉर्म में, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उलझा हुआ धागा है, क्रोमेटिन की फॉर्म में भी मिलता है। जब इसको सेल डिवीजन में जाना होता है तो ये आपको क्रोमेटिन की फॉर्म में मिलेगा। जब इसको प्रोटीन सिंथेसिस या आरएनए सिंथेसिस करवाना होता है तो ये आपको हेलिकल फॉर्म में मिलेगा। और जब इसको कोई इंफॉर्मेशन को नेक्स्ट प्रोजेनी में शेयर करवाना है, ट्रांसफर करवाना है, तो ये आपको क्रोमोसोम की फॉर्म में मिलेगा। इसमें एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। राइबोसोमल जो आरएनए आपको पता होना चाहिए, 3 आरएनए अपने, आरएमटी, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, 3 आरएनए।
तो आपको अगर राइबोसोमल, नाम से पता चल रहा है कि राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम का सिंथेसिस करवाएगा, और राइबोसोम क्या करवाते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं, तो इसलिए राइबोसोम को क्या कहा जाता है, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी कहा जाता है। तो ये न्यूक्लियोलस क्या करवाता है, ये आरएनए का सिंथेसिस करवाता है। किसका करवाता है, आरएनए का सिंथेसिस करवाता है, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी प्रोटीन बनेगी इसके अंदर भी आपके राइबोसोम रहते हैं। बात आई प्रोकैरियोटिक सेल व यूकैरियोटिक सेल की, तो प्रोकैरियोटिक सेल में आपका राइबोसोम रहता है, वो रहता है 70S, और यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम रहता है 80S। ये S क्या है, ये इसके श्वेदबर्ग यूनिट, क्या है, श्वेदबर्ग यूनिट। श्वेदबर्ग यूनिट क्या होता है कि सेंट्रीफ्यूजन मशीन में इसको रोटेट किया जाता है, तो जितने राउंड ये 1 सेकंड में लेता है उसे बोलते हैं इसकी श्वेदबर्ग यूनिट। तो ये कभी अगर आपको समझ में नहीं आया कि ये 70 के बाद S क्यों लगाते हैं, तो S इसकी यूनिट है, वो कौन सी यूनिट है, श्वेदबर्ग यूनिट। तो ये हो गया यहाँ पे आरएनए का। बात कर रहे थे ये आरएनए अपना न्यूक्लियस में है, तो न्यूक्लियस को कंट्रोलर ऑफ सेल, पूरी जो एक्टिविटी है उसको कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस करता है। थैंक यू।